नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपी स्पेशल करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी मंथ 2026 का करंट अफेयर यूपी स्पेशल का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू सेक्शन पे आप लोग आ चुके हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट टेलीग्राम पेड ग्रुप से कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में कंप्लीट स्टडी मटेरियल रिवाइज और अपडेटेड के साथ, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज और कंप्लीट सपोर्ट के साथ आपको तैयारी करा दी जाएगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करिए, पूरी तैयारी आपको एक ही बैच से ज्वाइन करने से हो जाएगी। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के लिए भारत का सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य बन गया। तो क्या ये इनकरेक्ट है? नहीं, ये सही कथन है। तो पहला करेक्ट है। सेकंड है कि जो है 21 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकाला था उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें कहा गया कि गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसे अभी तक राजभवन के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश में, अब ये जन भवन के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 in 2 बोथ करेक्ट। 1 in 2 बोथ करेक्ट, सी सही है। 2025 तक उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल्स के मामले में फर्स्ट पर स्टेट्स में से, और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स के मामले में 4th पर है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के नोएडा में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान क्षेत्रीय केंद्र में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था? तो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है नोएडा में, क्योंकि वहीं पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वहां पे स्थित है, रीजनल सेंटर। इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने, सी यहाँ पे सही है। जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया था? आसान भाषा में आप ये समझिए कि ये ऐसा शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का जहां पर कोई भी फ्रेश वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना भी सॉलिड वेस्ट उपजता है डेली, उसका साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो रही है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये क्लेम करता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, लखनऊ। मतलब जितना भी अपशिष्ट यहाँ पर सॉलिड वाला निकलता है, उसका पूरी तरीके से साइंटिफिक निपटारा हो रहा है। गलत कथन का चयन करना है इसमें हमको। पहला कथन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य 50 से 100 एकड़ पर प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना। अच्छा, प्लग एंड प्ले, कुछ लोग पूछे कमेंट में क्या मतलब है। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब है कि सिर्फ जमीन नहीं सरकार देगी उद्योग लगाने के लिए, बाकायदा जो भी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिन जिन स्ट्रक्चर्स की, बिजली की व्यवस्था
पानी की व्यवस्था, है ना? कई जगह पर जो है अगर वैसा चीज़ बननी है आईटी से एसोसिएटेड तो वाईफ़ाई के टावर्स वगैरह भी लगा के दिए जाते हैं। तो प्लग एंड प्ले का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे करके उद्योग को जगह दी जाती है। ठीक है? तो ये है कुल मिलाकर के पार्किंग स्पेस होगा, कई सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये शुरू किया जाएगा। अभी हमारे पास ये न्यूज़ है कि सभी 75 जिलों में इसको जारी करेंगे। जब डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन इसका आएगा तो और भी डिटेल हमको हमको पता चलेंगी। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का मोटा-मोटा उद्देश्य क्या है कि 50 से 100 एकड़ भूमि उद्योग के विकास के लिए जारी की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है? 9 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य के पहले अत्याधुनिक ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया था। यह भी सही है, ठीक है? सरोजनी नगर में ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर शुरू किया गया है। अशोक लीलैंड का अत्याधुनिक ईवी निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है, ठीक है? लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दोनों ही सही कथन है और तो इसमें गलत पूछा है, गलत दोनों है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था कि संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार बेस्ड जो ऑथेंटिफिकेशन है वो जरूरी मतलब अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी। इसके बिना आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। पहले भी ये किया था लेकिन कई बार इससे छूट मिल जाती थी कई जगहों पर, लेकिन अब आधार से ही जो है ऑथेंटिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट से, अदरवाइज आप रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। तो ये कब से ये लागू कर दिया गया? 1 फ़रवरी 2026 से इसको लागू कर दिया गया स्ट्रिक्टली। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पहला है, इस पुस्तकालय का उद्घाटन 4 जनवरी 2026 को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसको DSMNRU के नाम से जानते हैं। ये सही कथन है। सेकंड है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया। ये नहीं है, मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे उद्घाटन करने। प्रोफेसर संजय सिंह वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किया है। ब्रेल लाइब्रेरी ये कहाँ पे? और स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की पहली मंजिल पे बनाई गई है। तो ये सही, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, सी। आगे प्रश्न है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। बी, इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में। इसमें बेसिकली क्या होगा कि AI का इस्तेमाल किस में करेंगे? जेनेटिक स्क्रीनिंग में, जिससे ब्लड टेस्ट, स्कैन्स, क्लिनिकल डेटा को जो है AI में डाल करके अच्छा क्या डायग्नोसिस हो सकता है और क्या ट्रीटमेंट उसके लिए हो सकता है वो सजेशन प्राप्त किया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा। भारत के पहले लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि IIT कानपुर के लोगों ने डेवलप किया 4 लेग्ड कोलैबोरेटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म, इसको स्कॉर्प कहा जा रहा है, ठीक है? 4 लेग्ड कोलैबोरेटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म इसको कह रहे हैं। ये सही तो ये है कि ये इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, स्टेट ऑफ आर्ट रोबो है, जिसमें 4 लेग वाले प्लेटफॉर्म या रोबोडॉग की मोबिलिटी है और रोबोटिक आर्म यानी कि मानव का जो हाथ है जो अच्छे तरह से काम करता है उसकी भी इसमें खासियत है, ठीक है? तो रोबोडॉग जिसका हाथ भी काम करते हैं, हाथ के तरीके भी काम हो सकता है, वैसा रोबो ये बनाया गया है, सही। और इसको डेवलप किया है कि इंडियन स्टार्टअप जिसका नाम है एक्सटेरा रोबोटिक्स। एक्सटेरा रोबोटिक्स ने IIT कानपुर के साथ सहयोग में इसको डेवलप किया है, सही। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा, सभी कथन सही है, सभी कथन यहाँ पे सही है, डी। 21 जनवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? हम बता चुके हैं लखनऊ को घोषित किया गया है। डी यहाँ पे सही है, डी। भारत के पहले पायलट AI सक्षम विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट के लिए राज्य के किस संस्थान को चुना गया? इंडिया फर्स्ट पायलट AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ये लगाया जाए, मतलब ये पायलट तौर पर प्रयोग इसका किया जा रहा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, मेरठ में। इसमें कौन कौन से संस्थानों का सहयोग है? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गूगल क्लाउड का और CCSU का, यानी चौधरी चरण सिंह जो है स्टेट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट पायलट AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। आगे है, इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है? पहला है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति नियम 2025 प्रभावी हो चुके हैं, इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन होगी? जो है इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट यूपी, ये सही। इसके बाद है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले के कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त
मंडलीय जिला चिकित्सालय में 500 बिस्तर वाले अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण को मंजूर कर दिया है। तो वाराणसी में बनेगा ये। सही, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो पहला ग्लास म्यूजियम में बनाया जा रहा है फिरोजाबाद में। बी यहाँ पे सही है। ग्लास सिटी के नाम से फिरोजाबाद को जाना ही जाता है, सुहाग नगरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बनेगा ग्लास म्यूजियम। आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी विहार को आधिकारिक तौर पर रामसर साइट 11th घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य की 11वीं रामसर साइट ही घोषित हुई है। पटना पक्षी कह सकते हैं सेंचुरी, पटना पक्षी विहार कहाँ पे? एटा में है। एटा में, ए यहाँ पे सही है। तो भारत में हो गए हैं एटा को मिला करके 97। जब तक इसको पटना पक्षी विहार घोषित किया गया था 97 रामसर साइट देश की हो चुकी हैं, 11 उत्तर प्रदेश में। और पटना बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करें तो स्टेट स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी भी है। आगे है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर AM ग्रीन ग्रुप द्वारा भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक AI डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो AI डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में, डी यहाँ पे सही है। तो इन्वेस्ट यूपी और ये AM ग्रीन ग्रुप के साथ यहाँ पर समझौता किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में हुआ था मीटिंग में, उसमें ये किया गया। अभी ये बहुत लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है, जैसे इसका पहला फेज 2028 से शुरू होगा। तो देखते हैं ये कब अस्तित्व में आता है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पे अनाउंस किया गया था। आगे प्रश्न है, जनवरी 2026 में फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी 1 गीगावाट क्षमता वाली सौर सेल निर्माण सुविधा चालू करने की घोषणा की? तो आप नाम से जान रहे हैं कि एक विदेशी कंपनी है, ठीक है। फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ये अपना 1 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे दादरी में। दादरी में, ए दादरी। दादरी ये किस जिले का पार्ट है? गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। फिर आगे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? कौन सा कथन रॉन्ग है? इसमें कह रहे हैं कि उन्नाव जिले में नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब उन्नाव में भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, ये सही। फिर है कि कॉरिडोर 230 हेक्टेयर में विकसित करेंगे। इसका उद्देश्य उन्नाव में डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे ड्रोन्स, मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाना, ये सही। तो कोई भी यहाँ पर गलत कथन नहीं है, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कह सकते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भाग अब उन्नाव भी बनेगा कानपुर के साथ। 17 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सूर्यकांत जी हैं प्रेजेंटली, चंदौली जिले में 6 एकीकृत न्यायालय परिसरों की आधारशिला इन्होंने रखी थी। तो चंदौली जिले के अलावा किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे ये इंटीग्रेटेड कोर्ट्स? तो ये महोबा, अमेठी, हाथरस, शामली और औरैया में इंटीग्रेटेड कोर्ट्स से बनेंगे। ए यहाँ पे सही है, ए। फिर आगे, प्राथमिक उत्तर भारत और इसके सिक्के, अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज, इस किताब के बारे में क्या सही है? कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसको विमोचित किया था, इसको लॉन्च किया था, रिलीज किया था इस बुक को लखनऊ से 8 जनवरी को, ये सही। हिंदुजा पब्लिकेशन ने छापी है, सही। इसके लेखक कौन है? ये न्यूमिस्मेटिस्ट या मुद्रा शास्त्री डॉक्टर देवेंद्र हांडा द्वारा लिखित है। उसमें सिक्कों के बारे में बताया गया है, बेसिकली उत्तर भारत के सिक्कों के बारे में। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो करेक्ट सभी हैं, ठीक है। डी यहाँ पे सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं को डिजिटल सहायता, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माघ मेला सेवा ऐप किसने लॉन्च किया था? तो माघ मेला सेवा ऐप लॉन्च किया था यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने, सी यहाँ पे सही है, योगी आदित्यनाथ जी, सी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फरवरी 2026 में कोर्ट की कार्रवाई में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला राज्य का पहला जिला बना था? तो ये संभल में ऐसा हुआ था, संभल में। अब हर चीज में AI का यूज ये कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन अभी स्कोप बहुत लिमिटेड है, आपको पता ही है। AI टूल्स का बेसिकली हम लोग बस यूज कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को जल्दी जो है प्रोसेस करने के लिए। ये संभल में प्रयोग किया गया था, बी संभल में। आगे, मासिक न्यूज़लेटर पंचायतों की प्रगति गाथा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो पहला उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने पंचायती राज डिपार्टमेंट के मंथली न्यूज़लेटर जारी किया था, पंचायतों की प्रगति गाथा, ये सही, पहला सही। दूसरा है कि इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सकारात्मक विकास, नवाचारों, आत्मनिर्भर गांवों की कहानियों को साझा करना है कि कौन कौन सी ग्राम पंचायत कौन कौन से इनोवेशन अपना रही है और क्या क्या उनके अचीवमेंट्स हैं। तो सही, 1 and 2 बोथ करेक्ट है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि अब ये पंचायतों की प्रगति गाथा, ये नया है, नया करंट अफेयर तो हो सकता है ना पूछे, हो सकता है 1.5 साल बाद
जो है 2 साल बाद, 2.5 साल बाद कोई एग्ज़ाम हो उसमें आ सकता है ना? तो कई बार इस तरीके से आयोग भी करता है। आगे है अटल टावर के बारे में कौन-सा कथन सही है? अटल टावर, तो पहला है कि ये जो है अटल टावर ये सैदान गली नगर पंचायत अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में लगाया है। डिस्ट्रिक्ट नाम आप ध्यान रखिए, नगर पंचायत वगैरह तो नहीं पूछते हैं। अटल टावर ही लगाया गया है अमरोहा में, अमरोहा। फिर है कि इसकी ऊँचाई 110 फीट है और ये मुरादाबाद मंडल का सबसे ऊँचा घंटाघर और बहुउद्देशीय भवन बना है, सही। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊँचा टावर है क्या? नहीं, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, मतलब सेकंड टॉलेस्ट टावर है। ये जो है स्टेट ऑफ आर्ट सर्विलांस सेंटर के रूप में भी काम आएगा, ये भी सही। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है 1 टू 4, 1 टू 4। थर्ड इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश का जो टॉलेस्ट टावर है, ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। 140 फीट का टावर सबसे ऊँचा ये लखनऊ में स्थित है, ना कि अमरोहा में। आगे है, निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न या धागा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर में, टी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में क्या सही है? एजुकेशन टाउनशिप की सेटअप की जाएगी 4 सिटीज़ में, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में। ये शहरों का नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सही। और इस टाउनशिप में केवल विद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाएगी, इनकरेक्ट। इसमें हायर एजुकेशन और कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 करेक्ट। 1 एंड 3 करेक्ट। सी यहाँ पे सही है। सी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर अपनाने में वाराणसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली में सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिए लखनऊ ने। लखनऊ का नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को हरी झंडी दिखाई थी। यानी कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल वाराणसी से, ये सही। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने खादी फॉर नेशन इनिशिएटिव के तहत उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा ये जो है इनॉग्रेट किया, मतलब ये जो है इनॉग्रेट किया था लखनऊ में। ये रॉन्ग है, वाराणसी में किया था मोदी जी ने। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें। 1 एंड 3 ओनली इनकरेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने खादी फॉर नेशन इनिशिएटिव के तहत उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा जो है इनॉग्रेट किया था वाराणसी में। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दिसंबर मंथ 2025 का। गंगा यमुना जल मार्ग परिवर्तन योजना जो चर्चा में रही उसके संबंध में सही क्या है ये बताना है। पहला एमसीक्यू है हमारा दिसंबर मंथ का। इसमें कह रहे हैं कि इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है यमुना नदी के प्रवाह में वृद्धि करते हुए इसके प्रदूषण स्तर में कमी लाना, जिससे यमुना की स्वच्छता से जुड़े व्यापक प्रसारों को सुदृढ़ किया जा सके, सही। ऊपरी गंगा नहर जो अपर गंगा कैनाल है इससे लगभग 500 क्यूसेक जल जो है गंगा जल को दिल्ली में यमुना नदी के बहते हुए जल में छोड़ा जाना इससे प्रस्तावित है, ये सही। तो अपर गंगा कैनाल का पानी जो है ये यमुना नदी के बहते जल में छोड़ा जाएगा इसके तहत, जिससे फ्लो तेज हो जाए और पॉल्यूशन कम हो। तो 1 एंड 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, सी सही है। तो अपर गंगा कैनाल डायरेक्टली यमुना रिवर से कनेक्टेड नहीं है, तो इसी के तहत जो है अपर गंगा कैनाल का पानी जो है डाइवर्ट किया जाएगा चैनल के माध्यम से ईस्टर्न यमुना कैनाल में, और जिससे वो यमुना रिवर में पानी प्रवेश कर जाएगा, ये है यहाँ पे। ठीक। 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से डाइवर्टेड वाटर फ्लो करेगा। इस बैंक ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के किसान शीघ्र ही किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग कर सकेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन चुका है मर्जर के बाद, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है, इसमें कहा गया है कि बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है ई-केवाईसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए किसान अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करा करके किसान क्रेडिट कार्ड पूरी तरीके से डिजिटली प्राप्त कर सकेंगे बिना ब्रांच आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में ऑडिटोरियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया था गोरखपुर में। गोरखपुर में, ए यहाँ पे सही है, गोरखपुर, ए। ये कहाँ पे बना है? योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर के सैनिक स्कूल में इसका उद्घाटन किया। तो गोरखपुर के सैनिक स्कूल में इसको बनाया गया है। ऑडिटोरियम में कैपेसिटी है 1000 से ज़्यादा लोगों की। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के साथ सहयोग में कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया है? तो कार्बन क्रेडिट मॉडल आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर के लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की, सी। अपने कृषि क्षेत्रों में
कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन जो फार्मर करेंगे उनको जो है कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जिससे उनकी इनकम बढ़ सकती है। अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करेंगे अपने फार्म में तो उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जिससे उनकी इनकम में बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले ये प्रोग्राम सहारनपुर डिवीजन में शुरू कर दिया गया है, सहारनपुर मंडल से इसको शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इसको पूरे स्टेट में एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को हरी झंडी दिखाई, यानी कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीसल। तो एक बेसिकली नाव है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी। ये कहाँ पे चलाई गई? वाराणसी में। तो ऐसे जितने भी हाइड्रोजन संबंधी जो चीज़ें हैं, आप अगर भूल भी जाएं तो जनरली वाराणसी में ही होता है। ठीक है, ये आप तुक्का भी मार सकते हैं, खैर ऐसा नहीं करिएगा, आपको पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीसल, ये नमो घाट वाराणसी से इसने कमर्शियल ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में जो माघ मेला लगने वाला है उसके संबंध में सही कथन आपको बताना है कौन सा है। कि प्राचीन माघ मेले का पहला आधिकारिक लोगो उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। तो प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष लगता है, लेकिन पहली बार एक उत्तर प्रदेश ने स्पेसिफिक लोगो इसके लिए जारी किया है, ये सही। तो माघ मेला तब लगता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और अनुष्ठान की तिथियां सटीक चंद्र चक्रों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ये सही। माघ मेला का कब लगता है ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टेलेशन में जब सन इंटर करता है तभी माघ मेला लगता है। आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ। तो इस लोगों में क्या क्या दिखाया गया है भाई? चंद्रमा की 14 कला, 27 नक्षत्रों में चंद्रमा की कृति का संदर्भ शामिल है। 7 ऊर्जा चक्र इसमें दिखाए गए हैं, लेटे हुए हनुमान मंदिर को इसमें दिखाया गया है, सनातन ध्वज, ठीक है, और तीर्थराज प्रयागराज को इसमें शो किया गया है। 24 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की महारानी हाओ जो है, महारानी हो या फिर प्रिंसेस श्रीरत्ना, साउथ कोरिया की जो प्रिंसेस श्रीरत्ना है, 10 फुट ऊंची 48 टन की ये प्रतिमा का अनावरण कहीं कहाँ पे किया गया था? अयोध्या में। अयोध्या में, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे सही है, अयोध्या में। अयोध्या के सरवी तट पर इंडो कोरियन पार्क जो बनाया है दक्षिण कोरिया की महारानी हो जो राजकुमारी श्रीरत्ना की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, बी। आगे फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई थी? तो रोड सेफ्टी वीक ये मनाया गया था 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, ये रोड सेफ्टी मंथ मनाया गया था, बी यहाँ पे सही है, बी। 1 से 31 जनवरी को मनाया गया था रोड सेफ्टी मंथ। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी 4E, यानी एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर। फिर आगे बढ़ेंगे। 19 से 21 जनवरी तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस ये हुआ था लखनऊ में। दिसंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री जी ने गुजरात में अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जो बायोग्राफी है चुनौतियां मुझे पसंद है, उसके गुजराती संस्करण को लॉन्च किया था? चुनौतियां मुझे पसंद है, ये गवर्नर आनंदीबेन पटेल पर आधारित बुक है। इसको इसके गुजराती संस्करण को अनवील किया था अमित शाह जी ने। ए। इसके लेखक कौन है? विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी है, ये आप याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे रेल नेटवर्क, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट और एयर कनेक्टिविटी के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज के मामले में, एयरपोर्ट्स के मामले में, एयर कनेक्टिविटी के मामले में, मेट्रो ट्रेन के मामले में, ठीक है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव जी ने किस जिले में पीएम श्री नवोदय विद्यालय में एक माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया है? माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया था गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, डी यहाँ पे सही है। विशेष अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट यानी फल उद्यान और परागण पार्क का उद्घाटन किया गया था। मिशन लाइफ के तहत ये किया गया है, ठीक है, मिशन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को अपना स्वदेशी रूप से निर्मित अपना 6वां लोकोमोटिव निर्यात किया है? ये मोजाम्बिक को भेजा था। कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज को भेजा जा चुका है यहाँ से लोकोमोटिव, न्यू गिनी वगैरह को, अब भेजा गया है मोजाम्बिक को, ठीक है, मोजाम्बिक को। फिर अगला है कि दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो एक डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुलेगा? तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खुलेगा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के निकट
ठीक है, गोरखपुर में, गोरखपुर में, डी यहाँ पे सही है। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय ये बनेगा गोरखपुर में। दिसंबर में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में प्रस्तावित विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के लिए आवंटित की गई 25 एकड़ की भूमि को और कितना विस्तार दिया है? अभी 50 एकड़ प्लस में बनेगा, 52.101 एकड़ में ये बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। ये यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण शिक्षा में सुधार लाने और छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में राज्य में कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो है शुरुआत में 11,350 जो है ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित की जाएंगे। डी यहाँ पे सही है। पहले चरण में 11,350 ग्राम पंचायतों में इस्टेब्लिश होंगे डिजिटल पुस्तकालय। इसका उद्देश्य है कि मतलब ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ग्राम में ही लोग अपने पुस्तकें एक्सेस कर सकें और उन्हें तैयारी के लिए बाहर न जाना पड़े। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी 11,350 ग्राम पंचायतों में फर्स्ट फेज में। ईच लाइब्रेरी कॉस्ट एस्टिमेट की गई 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से पुस्तकें खरीदी जाएंगी, 1.5 लाख रुपए से IT इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स वगैरह, और 70,000 रुपए से मॉडर्न फर्नीचर रखा जाएगा। ग्राम पंचायत भवन के आसपास ही बनेगा और इसमें ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट, क्विज, इंटरनेट सपोर्ट ये सब उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, हायर रिसर्च की तैयारी अपने ग्राम में ही कर सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। शुरुआत में ये 11,350 पंचायतों में शुरू किया जाएगा। अगला है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है नरेंद्र मोदी जी ने, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? लखनऊ में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है लखनऊ में। बी यहाँ पे सही है। इसमें सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा नहीं है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तो लगाई ही गई है। आगे है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? पार्वती अर्गा है ये गोंडा में। ठीक है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है गोंडा में। इसको इको सेंसिटिव जोन अभी घोषित किया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, बी यहाँ पे सही है। फिर पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग ये कहाँ पे लगाया जाएगा? यार्न प्रोसेसिंग प्लांट पूर्वांचल का लगाया जाएगा मिर्जापुर में। मिर्जापुर में, ए यहाँ पे सही है, मिर्जापुर। लालगंज में लगाया जाएगा यार्न प्रोसेसिंग प्लांट। अप्रैल 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। फिर है कि राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में द्वितीय वार्षिकोत्सव और प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई थी। क्या ये सही है? यस, ये सही कथन है। धर्म ध्वजा फहराई थी रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से। और दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पास किया, ये सही है। अनुपूरक बजट का साइज ये नोट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस संस्थान ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो 100 वर्ष अभी पूरे किए हैं भातखंडे संस्कृति यूनिवर्सिटी ने। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने यहाँ पर अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, क्योंकि 1926 में ये इंस्टीट्यूट खुल गया था, तब इसका नाम अलग था। तब इसका नाम रखा गया था मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। गवर्नर ऑफ अवध के नाम पर रखा गया था मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टुक ओवर कर लिया और इसको नाम दिया भातखंडे कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। और इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी बना 2000 में, तब से इसका नाम है भातखंडे संस्कृति यूनिवर्सिटी। सी यहाँ पे सही है। तो भातखंडे ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। साइबर अपराध की जांच और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म जो शुरू किया गया उसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसका नाम है। बी यहाँ पे सही है, प्रतिबिंब। फिर आखिरी यहाँ पर देख लेते हैं सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय योगदान अब 21% हो गया है। यहाँ तक तो डेटा सही है। फिर आगे है कि जबकि उत्तर प्रदेश के पास देश की कृषि भूमि का या कृषि योग्य भूमि का केवल 15% भाग है। ये डेटा रॉन्ग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास देश की कृषि भूमि का करीब 10% भाग है। कृषि योग्य भूमि का केवल 10% है उत्तर प्रदेश के पास, यहाँ पर 15% दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 414.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया, जो देश के कुल उत्पादन का 35% है। तो देश के गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 35% करीब है।
ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन है केवल दूसरा, केवल दूसरा, बी यहाँ पे सही है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा देखिए गिवन है। लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुछ डेटा हाईलाइट किया है कि जैसे उत्तर प्रदेश 2024-25 तक के आंकड़ों के अनुसार फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अप्रोक्सीमेटली 21% योगदान देता है, और जबकि स्टेट के पास एरेबल लैंड का केवल 10% भाग है। वहीं यहाँ पर देखेंगे शुगर केन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन लगभग 55% है, 50% से भी ज़्यादा 55% है, और नेशनल कंट्रीब्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन में 2024-25 तक 40.7% है, बनाना प्रोडक्शन में 19.3% है। तो ये डेटा आप याद रख सकते हैं 2026-27 तक के एग्जाम्स के लिए ये आ सकते हैं स्टेटमेंट आपके एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नवंबर माह 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करेंगे। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले सबसे ओल्डेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इन गिवन नंबर्स के व्हाट्सएप मैसेज में जा करके आप जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में डिटेल ले सकते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए चल रहा है, और यूपीपीएससी मेंस के लिए भी हमारा पेड बैच चल रहा है। आप इसको लेकर के मेंस की तैयारी, लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकते हैं। समान हिंदी का हमारा पेड बैच चल रहा है। आंसर राइटिंग गाइडेंस के ग्रुप्स हमारे रनिंग होते हैं, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीएस के सभी पेपर्स के लिए स्टडी मटेरियल का और गाइडेंस बैच यहाँ पर रनिंग है। आप इन गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एमसीक्यू वाले सेक्शन पर तो 19 अक्टूबर को जो नवा दीपोत्सव मनाया गया था, उसके अंतर्गत इतने मिट्टी के दीपक जलाए गए थे, यानी कि 26,17,215 दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। हर साल ये नया रिकॉर्ड बनता है दीपोत्सव में। तो दीपोत्सव कहाँ बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या में। ठीक है, दीपोत्सव मनाया जाता है अयोध्या में। सी यहाँ पर सही है। 2128 वेदाचार और अन्य श्रद्धालुओं ने एक ही साथ आरती की थी, जो एक ही समूह द्वारा की गई सबसे बड़ी आरती के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आगे बढ़ते हैं। 27 नवंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली रूफटॉप योजना के तहत कितने गीगावाट से अधिक रूफटॉप सौर क्षमता हासिल कर ली है, और इस राज्य को पार कर, मतलब इस कैपेसिटी को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो गुजरात महाराष्ट्र को पार करके, मतलब गुजरात महाराष्ट्र के बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 गीगावाट के पावर जनरेशन कैपेसिटी को पार करने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में मैं लगातार आपको रिवाइज कराता रहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्कीम है। भले ही 2024 के एग्जाम में नहीं ज़्यादा इसमें पूछा गया, 25 के एग्जाम में, 24 के एग्जाम में यूपीएससी में आया था, लेकिन ये आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की लॉन्च डेट है 13 फरवरी 2024। इसके उद्देश्य पढ़ लीजिएगा: घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, और सरकार के बिजली खर्च को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। लेकिन मुफ्त बिजली ऐसा नहीं है कि सब्सिडी के माध्यम से दी जाएगी। सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जब लोग अपने घर में सोलर पावर यूनिट इंस्टॉल करेंगे, जो कह सकते हैं सोलर लगवाएंगे, सोलर पैनल्स लगवाएंगे, तब जाकर के उनको उसमें छूट मिलेगी। आपने देखा होगा कई बार आपके यहाँ भी कॉल्स वगैरह आई होंगी, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, कि अलग अलग एजेंसीज की, ये क्या आप अपने घर में सोलर लगवाना चाहते हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार सब्सिडी कितना दे रही है, ये हमारे हमसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप जो है 1 किलोवाट का सोलर सोलर पैनल लगाते हैं, तो सरकार से, केंद्रीय सरकार की सब्सिडी मिलेगी 30,000 रुपये। 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000 रुपये, और 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 78,000 रुपये, मतलब 90 नहीं मिलेगा। 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 60,000 और 1 किलोवाट पर 30,000 सब्सिडी मिलेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट अलग देती है। मैक्सिमम 78,000 रुपये की सब्सिडी 3 किलोवाट के पैनल लगवाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। 30,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है करंट समय पर। ये मैंने एक वेंडर से पता किया है, ये एकदम सही आंकड़ा है, तो आप ये याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी आती है मैक्सिमम 78,000 रुपये की, और स्टेट गवर्नमेंट 30,000 रुपये की सब्सिडी भेजती है 3 किलोवाट के पैनल को लगवाने पर। 3 किलोवाट वाला ही ज़्यादा पॉपुलर है अर्बन एरियाज में। अच्छा, ये इससे एग्जाम में सवाल आ चुका है एक बार यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में, कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी कितनी है। तो पहले 2 किलोवाट क्षमता पर प्रति किलोवाट सब्सिडी 30,000 की है, यानी 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये सब्सिडी देगी। 1 किलोवाट के पैनल पर 2 किलोवाट पर 60,000, तीसरे किलोवाट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 किलोवाट पर लागत की 40% जो है ये सब्सिडी आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और जो है 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने के लिए कोलेटरल फ्री लोन भी दिया जा सकता है। 7% की ब्याज दर पर लोन मिलता है। जिनके पास मतलब सोलर पैनल लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो बैंक से लोन ले सकते हैं। 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने के लिए बिना गिरवी के लोन मिल जाएगा बैंक से और 7% की ब्याज दर पे। तो मतलब अगर 2 किलोवाट तक का आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपकी लागत का 60% तक सब्सिडाइज़्ड कर दिया जाता है, लेकिन तीसरे किलोवाट पर सब्सिडी ये 40% रह जाती है। ये याद रख लीजिएगा, डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी मिलती है। ये एक आरएस पेपर में ये सवाल आया था। आरएस पेपर में आप देखेंगे आया था कि इस योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएँगे। ये लक्ष्य है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, ये सही है। हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना ये उद्देश्य है। और ऐसा कब तक करने का टारगेट था? मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में ये पैनल लगाने का उद्देश्य है। और हर घर में, हर ऐसे घर में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध हो जाएगी अगर ऐसे पैनल लगवाए जाते हैं। रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान है। ये रॉन्ग दिया है क्योंकि 60% तक का अनुदान है, पहले 2 किलोवाट तक, ये आपको हमने बताया। योजना का पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति, अनुदान 100% ऑनलाइन तरीके से होगा। सरकार ने इसके लिए पोर्टल जारी किया है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, आपको कहीं भी ऑफिस टू ऑफिस भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सच है। और बैंक लोन जो है 7% की दर से मिलेगा जिन लोगों के पास शुरू में सोलर पैनल लगाने के पैसे नहीं है। यहाँ पर 4% दिया हुआ है तो ये गलत है। तो आरएस में इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक ये प्रश्न आपका यूपीएससी में भी आया था। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है बहुत ज़रूरी है 2026 के एग्जाम्स के लिए भी। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आगे भी इसके बारे में पूछा जाता रहेगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार भी मार्क करिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और संभावित लग रहा है आने वाले एग्जाम्स के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के रामनगर के राल्हुपुर में गंगा नदी के किनारे एक मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर और चंदौली जिला के अंतर्गत मिल्कीपुर में बनने वाले एक फ्रेट विलेज की वर्चुअल तौर पर आधारशिला रखी है। तो जो फ्रेट विलेज बनेगा ये बनेगा मिल्कीपुर में। चंदौली जिला के अंतर्गत फ्रेट विलेज बनेगा मिल्कीपुर में, ये ध्यान रखिएगा, वाराणसी में नहीं बनेगा। ठीक है, ये कई सारे न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट कर दिया था कि वाराणसी में फ्रेट विलेज बनेगा, नहीं, वाराणसी के पास बन रहा है, मिल्कीपुर में, चंदौली जिला के अंतर्गत, ना कि वाराणसी में। वाराणसी में एक मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर बन रहा है रामनगर में, रालूपुर के पास, रालूपुर, रामनगर, वाराणसी में। तो ये ध्यान रखिएगा, बी यहाँ पर सही है। जो मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर बन रहा है रामनगर रालूपुर में बन रहा है, वाराणसी जिला अंतर्गत, लेकिन फ्रेट विलेज बन रहा है मिल्कीपुर में, चंदौली जिला के अंतर्गत। ठीक है, आगे 31 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सम्मान प्रदान किया गया था? लखनऊ को प्रदान किया गया था। वर्ल्ड सिटीज डे जो मनाया गया था 2025 में, यहाँ पर यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, लखनऊ को कुलिनरी कैटेगरी में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में अब 2 क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हो गए हैं। अभी तक हैदराबाद था, अब लखनऊ को स्टेटस मिल गया, तो 2 क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, लखनऊ और हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई कितने हैं। जैसे यूपीपीएससी 2025 में बहुत क्रिएटिव तरीके के क्वेश्चन बनाए गए थे, 3-4 ऑप्शन में से 1 ही या 2 सही निकल रहे थे वैसे। तो लखनऊ, हैदराबाद 2 हैं प्रेजेंट में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। आगे कोई बनेगा तो हम करंट अफेयर में आपको बताएंगे ही। नवंबर 2025 में भारत के मिलिट्री परेड सेरेमनी और रेजिमेंटल बैंड में जो ट्रेडिशनल तौर पर जो बिगुल इस्तेमाल किया जाता है, जिसको तुरही भी बोला जाता है, तो इसको जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित ये बिगुल है? तो ये बिगुल मेरठ का बिगुल है। मिलिट्री परेड वगैरह में और मिलिट्री के कह सकते हैं सेरेमनीज में बिगुल का इस्तेमाल किया जाता है, मेरठ का बिगुल है। मेरठ का ट्रेडिशनल बिगुल ये इंडिया मिलिट्री परेड में, सेरेमनीज में, रेजिमेंटल बैंड में जो है यूज़ किया जाता है। इसको जली कोठी में बनाया गया था 1885 में पहली बार। मेरठ के इससे पहले कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? मेरठ की कैंची को, मेरठ की कैंची को। आगे है 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा किसने फहराई थी? तो धर्म ध्वजा फहराई थी नरेंद्र मोदी जी ने, भी यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म ध्वजा फहराई थी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण का आरोहण किया था। आगे, बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के संबंध में क्या सही है? तो सारनाथ स्थित मूल गंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था, सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के पास सारनाथ में। ये आयोजन भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थित
उपदेश स्थल मूल गंधकुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। और 3 दिवसीय समारोह का आयोजन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ केंद्र द्वारा किया गया था। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, डी। हाल ही में पवित्र नगरी वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन कब किया गया था? ठीक है, तो देव दीपावली ये मनाई गई थी 5 नवंबर को। देव दीपावली मनाई गई थी 5 नवंबर को। सी यहाँ पर सही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, देव दीपावली अलग है, ये वाराणसी में होती है, काशी में, लेकिन दीपोत्सव होता है अवध में। तो देव दीपावली जो है वाराणसी में और दीपोत्सव होता है अयोध्या में। ये 2 महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। जब कई लाख दीपक जलाए जाते हैं, दीपोत्सव अयोध्या में होता है, वो अलग है। और देव दीपावली अलग है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है। क्यूएस या क्विकली साइमंड्स की रैंकिंग एशिया 2026 में किस कह सकते हैं भारतीय संस्थान, मतलब ये शीर्ष भारतीय संस्थान में आईआईटी कानपुर को किस स्थान पर रखा गया है? तो आईआईटी कानपुर की रैंक थी क्यूएस रैंकिंग्स एशिया में 77वीं रैंक मिली थी जो है आईआईटी कानपुर को। आगे 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से कुछ नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया था। बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही है। आगे है कि नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा की जो जरी पोशाक है और मेरठ के बुगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीआई टैग कितने हो गए हैं? तो मथुरा की जरी पोशाक को और मेरठ के बिगुल बिगुल को जीआई टैग मिलने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जीआई टैग हो गए 79। टोटल 79 प्रोडक्ट्स के पास जीआई टैग हो गए हैं और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। तमिलनाडु के पास 69 जीआई प्रोडक्ट्स हैं। तो सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का नया 76वां जिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे जाने की घोषणा की गई? 76वें जिले के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कल्याण सिंह जी के नाम पर ये 76वां जिला क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, कल्याण सिंह जी के नाम पर ये जिला बनाया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है। जब ऑफिशियल होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बी। अब इसमें भारत के पहले सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा है? ये जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो नेशनल कैपिटल रीजन का है, नेशनल कैपिटल रीजन रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम नमो भारत डिपो दुहाई गाजियाबाद में। ये सही। और दूसरा है कि ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में कोई ये सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लगाया गया किसी मेट्रो नेटवर्क में। सही। ये प्रोजेक्ट इंटीग्रल पार्ट है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो कॉम्प्रिहेंसिव सोलर पॉलिसी है, जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 70% रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करना चाहते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, सभी कथन सही है। तो हमसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि भाई जो ये सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दुहाई गाजियाबाद में, गाजियाबाद के दुहाई में। आगे प्रश्न है कि नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवहा नदी को गंभीर प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो देवहा नदी बहती है उसको पोल्यूशन से बचाने के लिए एनजीटी ने मतलब संज्ञान लिया है। एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई कि देवहा रिवर जो है, जिसको देवभूति गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये गंगा से रिवर से भी पुरानी मानी जाती है और ये कुमाऊं रीजन से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बहती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर पोल्यूट हो रही है। देवहा नदी ये गंगा से मिलती है फर्रुखाबाद में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध सर्किट से जोड़ने के लिए कौशाम्बी को एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रही है। ये सही कथन है, कौशाम्बी बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कौशाम्बी जिले के कोसम इनाम गांव को एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। कौशाम्बी जिले के कोसम इनाम को, और जिसके तहत 11 हेक्टेयर क्षेत्र में बुद्ध थीम पार्क का निर्माण प्रगति पर है। तो जो ये कौशाम्बी में एक बुद्ध थीम पार्क बनाया जा रहा है इस गांव में। ये सही है, आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी 1 and 2 बोथ करेक्ट। साउंड्स ऑफ कुंभ के बारे में कौन सा कथन रॉन्ग है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित एक संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सही है। एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ सिद्धांत भाटिया द्वारा निर्मित और 12 ट्रैक का प्रोडक्शन है। ये सही है। तो साउंड्स ऑफ कुंभ को नामित किया गया है
68वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी जीतता है कि नहीं आगे देखा जाएगा, लेकिन ये भी एग्जाम में आ सकता है। किसे नॉमिनेट किया गया था, किस गीत को? साउंड्स ऑफ कुंभ को। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था श्री मनोहर लाल ने। श्री मनोहर लाल ने, डी यहाँ पे सही है। केंद्रीय विद्युत और आवास शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रेटर नोएडा स्थित जो है एनटीपीसी के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत की पहली सबसे बड़ी 3 मेगावाट आर क्षमता वाली वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं के अनुभवों में सुधार करने के लिए 3 धार्मिक स्थलों पर एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। कौन सा धार्मिक स्थल इसमें शामिल नहीं है? तो मतलब कहाँ पे 3 जगह की जाएगी। एआई बेस्ड स्मार्ट सर्विलांस लगाया जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में, राम मंदिर अयोध्या में और गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में। तो आंसर इसमें हो जाएगा ए। कृष्ण जन्मभूमि में ये एआई आधारित ये नहीं लगाई जाएगी। सिक्योरिटी सिस्टम। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत सोनभद्र जिले में कितनी महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किए? तो महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किए 25 मतलब महिलाओं को। यहाँ पर 20 सही है। अब कौन सा कथन यहाँ पर रॉन्ग है? इसका आयोजन 23 से 29 नवंबर 2025 तक डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में किया गया था। क्या है? 19th नेशनल जम्बोरी, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। ये सही। आत्मनिर्भर भारत विकसित युवा विकसित भारत थीम पर आधारित ये जम्बोरी थी। राष्ट्रीय जम्बोरी का आयोजन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। कोई भी कथन गलत नहीं है, आंसर इसमें हो जाएगा डी। डी यहाँ पर सही है। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधी कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर प्रदेश का पहला राज्य होटल प्रबंधन संस्थान यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कहां पे शुरू किया जाएगा? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शुरू किया जाना प्रस्तावित है गोरखपुर में। गोरखपुर में ए। उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया, यानी कि निक्षय मित्र इनिशिएटिव के तहत ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का इलाज वगैरह सुनिश्चित करेगा। ये नरोरा कहाँ पे है? ये स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो नरोरा है बुलंदशहर में। नरोरा बुलंदशहर में, डी यहाँ पे सही है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। 16 नवंबर 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया? तो ये लखनऊ में किया। लखनऊ में उदा देवी पासी की प्रतिमा लगाई गई लखनऊ में। 25 नवंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या राम मंदिर में धार्मिक ध्वज फहराकर ध्वज आरोहण का पवित्र हिंदू अनुष्ठान संपन्न किया। इस धार्मिक ध्वज की लंबाई चौड़ाई आपको बताना है। 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा ये धर्म ध्वज था। डी यहाँ पे सही है। डी। आगे प्रश्न है कि 29 नवंबर को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स एज मेरठ का शुभारंभ किया था? स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स एज मेरठ का उद्घाटन किसने किया था? जयंत चौधरी जी ने। जयंत चौधरी। तो मेरठ वैसे भी खेल सामानों के लिए प्रसिद्ध है। खेल सामानों का कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी मेरठ के पास है। आगे क्वेश्चन है किस भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण मतलब ये किस शहर में एक भूटानी मोनास्ट्री और गेस्ट हाउस बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में, डी। भूटानीज मोनास्ट्री और गेस्ट हाउस बनाया जाएगा वाराणसी में। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? मुरादाबाद में। मुरादाबाद में गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र ये स्टैब्लिश किया गया है मुरादाबाद में। बी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपी स्पेशल करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी मंथ 2026 का करंट अफेयर यूपी स्पेशल का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहला सेगमेंट है एग्रीमेंट सेक्शन। एग्रीमेंट सेक्शन में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जिसको इंडिया एआई
के नाम से अब जान सकते हैं आप। इंडिया एआई और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपी डेस्को लखनऊ के बीच यहाँ पर समझौता किया गया है। अब लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी बननी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इकोसिस्टम भी वहाँ पर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इकोसिस्टम को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये समझौता किया गया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की स्वतंत्र एक इकाई है इंडिया एआई मिशन और यूपी डेस्को के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ये दोनों निकाय काम करेंगे। स्टैटिक भी रिवाइज करते हुए चलना है आपको, तो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को, इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1977 में। पहले दूसरे काम करता था लेकिन अब जो है एआई रिलेटेड काम भी ये निकाय करेगा। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोग देखेंगे अशोक चक्र 2026 जो शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है भारत का, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिया गया था ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल को। इनको कई सारे अवार्ड्स दिए गए, कई सारे ऑनर्स। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में असाधारण साहस और नेतृत्व इन्होंने किया। गणतंत्र दिवस 2026 में अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जब भी ये मिलता है किसी को तो एग्जाम में इससे एसोसिएटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें भी शुभांशु शुक्ल जी का नाम है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ से अंतरिक्ष यात्री इनको मिला है। अलक पांडे प्रयागराज से, इनको आप जानते ही हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं ये, ठीक है। फिर डॉक्टर हरिओम पंवार बुलंदशहर से, रश्मि आर्य मेरठ से महिला सशक्तिकरण के लिए, डॉक्टर सुधांशु सिंह वाराणसी से। अभी ये किस क्षेत्र से एसोसिएटेड अवार्डीज हैं, इनके नाम मतलब इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री बताइए। अलक पांडे एजुकेशन से एसोसिएटेड एंटरप्रेन्योर। बुलंदशहर से हरिओम पंवार आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। रश्मि आर्य मेरठ से। डॉक्टर सुधांशु सिंह वाराणसी से इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के फील्ड में इंपॉर्टेंट इनके प्रयासों के लिए। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस अलंकरण। अब देखिए इसमें 16 पुलिस वाले अवार्डीज हैं, सभी के नाम मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन ये कितने मेडल दिए गए थे कितने ऑफिसर्स को? 16 पुलिस ऑफिसर्स और पर्सनल को ये दिए गए थे सीएम आउटस्टैंडिंग सर्विस पुलिस मेडल। लखनऊ में ये अवार्ड दिया गया था सीएम जी के द्वारा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, इसमें 2023 के पुरस्कार, 2024 का ये शिल्प गुरु सम्मान दिया गया है। 2023 में शिल्प गुरु पुरस्कार डॉक्टर माधुरी मिश्रा को, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इम्तियाज अहमद को हस्तनिर्मित कालीन के लिए वाराणसी से। और शिल्प गुरु अवार्ड 2024 से मोहम्मद दिलशाद को काश्तकारी शिल्प के लिए, जो सहारनपुर का जो शीशम में नक्काशी की जाती है उस शिल्प के लिए डॉक्टर मतलब श्री मोहम्मद दिलशाद को। इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, कल्चर से एसोसिएटेड अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पद्म अलंकरण ये हम वैसे नेशनल इंटरनेशनल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश संबंधी अवार्डीज अलग से देख लेते हैं। जैसे पद्म विभूषण सुश्री एन राजम को ये दिया गया है कला क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश राज्य से, ठीक है। पद्म पुरस्कार में जो है 11 पुरस्कार ये मतलब ये उत्तर प्रदेश के अवार्डीज हैं, जिनमें एक पद्म विभूषण के अवार्डीज हैं और 10 पद्मश्री के हैं। तो उत्तर प्रदेश से 10 पद्मश्री जो हैं इनके नाम भी देख लीजिए आप, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। पद्मश्री अनिल कुमार रस्तोगी उत्तर प्रदेश से कला के क्षेत्र से। श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश से कला के क्षेत्र से। अशोक कुमार सिंह विज्ञान इंजीनियरिंग। श्री बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व के क्षेत्र से। केवल राम ठकराल दवा के क्षेत्र से। श्री श्याम सुंदर दवा के क्षेत्र से। श्री राजेंद्र प्रसाद दवा क्षेत्र से मेडिसिन। प्रवीण कुमार ये उत्तर प्रदेश खेल क्षेत्र से। सुश्री मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश। रघुपत सिंह मरणोपरांत कृषि क्षेत्र से। पद्म विभूषण आपको बताइए आर्ट के क्षेत्र से। डेट्स थीम में 76वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2017 से उत्तर प्रदेश राज्य दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, ये थीम ये रट लीजिएगा, मेरे हिसाब से एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। पहली बार हमने कब इसको सेलिब्रेट किया था? 14 जनवरी 2018 को इसको मनाया गया था पहली बार। 76वां उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। लाल बहादुर शास्त्री जी की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जानते हैं। इनका निधन ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। स्कीम्स कैंपेन के बारे में देखें तो एक जिला एक व्यंजन स्कीम आई है। अभी तक एक जिला एक उत्पाद स्कीम थी जो अभी तक आपको याद करनी पड़ रही है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन स्कीम ये लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की? एग्जाम में आ सकता है। लखनऊ में लॉन्च किया गया था, अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जारी किया था। तो अब ये लिस्ट भी आपको रटनी पड़ सकती है। 75 जिले 75 क्विजीन, अभी इसकी लिस्ट वगैरह हम लोग अलग से आपको दे देंगे। 75 की लिस्ट मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, लेकिन अलग से पेड ग्रुप में या फिर फ्री ग्रुप में भी ये मिल जाएगा जैसे लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है।
स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाएंगे। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ। वाराणसी के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था 4 से 11 जनवरी को। आयोजक इसका वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैस्कॉट इसका था नंदी, नंदी बैल और नीरा यानी गंगा डॉल्फिन। तो दो इसके मैस्कॉट थे, नंदी बैल और नीरा डॉल्फिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें परिणाम भी देख लेते हैं, वैसे तो परिणाम से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज की पुरुष टीम यहाँ पे विजेता थी, स्वर्ण मिला। उपविजेता केरल की टीम। और महिला वर्ग में केरल की टीम विजेता रही थी और जो है उपविजेता भारतीय रेलवे। तीसरा स्थान मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरी नहीं रहेगा। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता, इसमें विजेता रहे थे हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग। उपविजेता कोलकाता यूनिवर्सिटी। और प्रतिभाग किसने किया था? नागालैंड विश्वविद्यालय सहित अनेक टीमों ने यहाँ पे भाग लिया था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ भाई? जो बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ये हुआ था। तो दो ये इवेंट स्पोर्ट्स के जरूरी है, ये एक वॉलीबॉल वाला और जो है ये आपका बास्केटबॉल वाला। वॉलीबॉल वाला वाराणसी में और बास्केटबॉल वाला गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट। अब समिट कॉन्फ्रेंसेस वाले सेक्शन पे हम लोग आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये हुआ था। उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से हुआ था। उत्तर प्रदेश एआई मिशन की घोषणा इसमें की गई थी। इस सम्मेलन में सेंटर फॉर ई गवर्नेंस और नैसकॉम ने युवाओं को उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण दिलाने के लिए एक समझौता किया था। ये बहुत ज़्यादा जरूरी समझौता नहीं, तो इस वजह से हमने इसको समिट में कवर कर लिया है, एग्रीमेंट सेक्शन में सेपरेटली नहीं कराया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश एआई मिशन यहाँ पे अनाउंस किया गया था और सेंटर फॉर ई गवर्नेंस और नैसकॉम ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज खासकर एआई वगैरह में ट्रेनिंग देने के लिए समझौता किया है। आगे उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस, ये ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुआ एआई इम्पैक्ट समिट, इसी के भाग के रूप में ये हुआ था। मतलब इन्हीं दिनों सेम वेन्यू पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, फिर 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ये लखनऊ में हुआ था। ये 86वां एडिशन था। इसका उद्घाटन किया यहाँ की जो है कह सकते हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। यहाँ पर क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई थी ये भी एक बार देख लीजिए, कई बार ये भी डिटेल में कुछ सवाल आ जाते हैं। तो लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट सिटीजन सेंट्रिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लेजिस्लेटर्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर टुवर्ड्स पब्लिक। इंडिया फूड एक्सपो 2026 लखनऊ में हुआ था, ये भी जरूरी है। इसका उद्घाटन किया था हमारे जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने। ठीक है, ये है फूड एक्सपो। उसके बाद यूपी हेल्थ टेक कनक्लेव, हेल्थ टेक कनक्लेव भी लखनऊ में हुआ था। तो ये लगभग सारे जो इवेंट्स है लखनऊ के हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, ये लॉन्च किया था। हेल्थ टेक कनक्लेव 1.0 मतलब पहला एडिशन है, आगे भी इसके एडिशन आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर IMRAS यानी कि इंटीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च एप्लीकेशन सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा कि ये एक एडवांस इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये डेवलप किया गया बेसिकली रिसर्च रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। क्लिनिकल ट्रायल, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस से जुड़े रिसर्च को आसान बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। आगे है इंडस फूड। इंडस फूड 2026 ये लखनऊ में नहीं हुआ, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ये इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ था 8 से 10 जनवरी को। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 9वें संस्करण को लॉन्च किया गया था इंडस फूड। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी ने किया था। ये एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार मेला होता है। ठीक है, एशिया का मतलब एक अच्छा इसका रीजनल इम्पैक्ट है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत खाद्य और पेय मेला भी माना जाता है। अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है और सबसे बड़ा यहाँ पे मेला लगाया गया था इस बार। आगे बढ़ते हैं लोकल मेला त्यौहार में। तो सिद्धार्थ नगर फेस्टिवल 2026 से मनाया गया था 28 जनवरी से 1 फेब तक BSA ग्राउंड में आयोजित किया गया था। 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक है, सिद्धार्थ नगर में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया था। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में मनाया गया था चंपा देवी पार्क में। इसका उद्घाटन किसने किया था?
पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी ने। इसमें गोरखपुर रत्न अवार्ड अनाउंस किए गए थे बेसिकली, ठीक है। तो ये गोरखपुर रत्न के अवार्डीज हैं, इनको आप देख सकते हैं। शिवम यादव स्पोर्ट्स में, अनन्या यादव स्पोर्ट्स में, नीतीश सिंह स्पोर्ट्स में, प्रोफेसर शरद मिश्रा साइंस में, अविनाश कुमार मौर्य एग्रीकल्चर से, और आशीष श्रीवास्तव सोशल वर्क से एसोसिएटेड ये अवार्डी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रैंक्स रिपोर्ट्स में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये एक कह सकते हैं सर्वे आया था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, और इसमें बरेली हवाई अड्डे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों की रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त किया, 7th रैंक ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। और अयोध्या एयरपोर्ट 10वें स्थान पर है और शीर्ष 10 में इस हवाई अड्डे ने जगह बनाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेफ्टी इंडेक्स इन नंबियों का काफी चर्चा में रहा था। नंबियो इंडेक्स में 14 भारतीय शहरों को शामिल किया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा को रैंक मिली थी 13th, ठीक है। इंटरनेशनली तो काफी अच्छी रैंक नहीं थी भारतीय शहरों की। नोएडा की रैंक 234वीं पूरे वर्ल्ड के लिहाज से, लेकिन इंडिया के लिहाज से 13वीं रैंक पर नोएडा था। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने जारी की थी। तो इसमें उत्तर प्रदेश को टॉप परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था, टॉप परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ टॉप परफॉर्मर, ये हमने डिस्कस भी कराया होगा आपको नेशनल इंटरनेशनल वाले सेक्शन में, करंट अफेयर सेक्शन में। निर्यात तत्परता सूचकांक की नीति आयोग का, इसको तो आप स्टार मार्क कर ही लीजिए। मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीडियो में बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आप इसको मार्क करके रख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश में जरूरी है, कोई भी एग्जाम आप उत्तर प्रदेश में दें। कुछ बातें इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो हाईलाइटेड पार्ट है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। लार्ज स्टेट्स में उत्तर प्रदेश का स्कोर ये कितना है, 62.09 है आउट ऑफ 100। उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है, ठीक है, राज्यों की रैंकिंग में, बड़े राज्यों की रैंकिंग में। और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, किस कैटेगरी के राज्य में, लीडर स्टेट की कैटेगरी में, लीडर स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। ओवरऑल चौथा स्थान है इसका, 62.09 स्कोर है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो और कुछ आप भले ही याद रखें या ना रखें, इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में, इंडेक्स 2024 ही कहलाएगा, भले ही 2026 और 27 के एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ठीक है। ये पार्ट जरूर ध्यान रखिएगा। आगे है केंद्र सरकार की डीरेगुलेशन 1.0 की रिपोर्ट आई है कि किन किन स्टेट्स ने डीरेगुलेशन में अच्छा काम किया। डीरेगुलेशन मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना था। उत्तर प्रदेश ने 23 प्रायोरिटी बिजनेस रिफॉर्म्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है पूरी तरीके से। इसमें मेजर चेंजेस लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, लेबर लॉस और डिजिटल परमिट्स इंट्रोड्यूस करके उत्तर प्रदेश ने ये बिजनेस रिफॉर्म्स किए हैं। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश ने जो है डीरेगुलेशन रिपोर्ट में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है डीरेगुलेशन करने के मामले में। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दिसंबर मंथ 2025 का। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएमडीसी और आईआईटी कानपुर का हुआ है। बेसिकली इसके लिए साइबर सिक्योरिटी और एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज में काम करने के लिए, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग शामिल है, ठीक है। एनएमडीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम में भी आपके आ चुका है। ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। कहाँ पे? हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अपॉइंटमेंट सेक्शन में श्री प्रशांत कुमार जो यूपी के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक, इनको नया पद दिया है। ये अब बन चुके हैं उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष का, 3 ईयर का इनका टेन्योर रहेगा। मनोज कुमार सिंह ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के बने हैं। नीति आयोग की तर्ज पर 2022 में जो गठित किया गया था यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, जैसे नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, वैसे ही यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन जो बना था 2022 में, फाइनली अब यहाँ पर एक सीईओ नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, 3 वर्षों के लिए। ये है श्री मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह ये परिचित नाम है, ये पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। और प्रेजेंट सीएस कौन है? चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के शशि प्रकाश गोयल जी हैं, ध्यान रख सकते हैं आप। और करंट डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्णा है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये 2 अवार्डीज हैं उत्तर प्रदेश से। अजय राज हैं,
ये है आगरा से, और पूजा पाल हैं ये बाराबंकी से। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से इनको ये पुरस्कृत किया गया था। बाराबंकी जिले की जो पूजा पाल हैं, इनको भूसे और धूल को अलग करने वाली एक मशीन डेवलप करने के लिए सम्मानित किया गया है। भूसे और धूल को अलग करने वाली मशीन इन्होंने बनाई है। धूल और वायु प्रदूषण को कम करती है। ये मशीन कृषि गतिविधियों में काम आएगी। ठीक है। ये आविष्कार गेहूँ की मड़ाई जो थ्रेशिंग होती है उस दौरान निकलने वाली धूल की समस्या का समाधान करती है। तो इनोवेशन है जो है पूजा पाल का बाराबंकी से। जबकि ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिला है आगरा स्थित बासावनी के झरनापुरा गांव के निवासी जो 9 साल के अजय हैं। मगरमच्छ के हमले से इन्होंने अपने पिता की जान एक बार बचाई थी, तो ये ब्रेवरी के लिए अवार्ड किया गया है इनको। ठीक है। पूजा पाल और अजय, अजय राज और पूजा पाल, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है। आगे है स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव। तो ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान यानी सेज अगस्त्य व्हीकल एक्सपीडिशन सेव कैंपेन। और जाहिर सी बात है, अगर आप लगातार करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो काशी तमिल संगमम के एक भाग के रूप में ये जारी किया गया है। ये इनिशिएटिव है काशी तमिल संगमम के एक भाग के रूप में, और इसको आगे बढ़ाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू कुल मिला करके ये जो नोडल एजेंसीज हैं काशी तमिल संगमम की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी के तहत ये है। और इसके तहत क्या है कि अगस्त से जुड़े जो पौराणिक मार्ग हैं, ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में तमिलनाडु के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा इसमें। पांडियन शासक जो वीर पांडियन जो हैं उनकी विरासत को भी सम्मानित इसमें किया जाएगा, जिन्होंने सांस्कृतिक एकता का संदेश फैलाने के लिए एक बार उत्तर की यात्रा की थी और एक शिव मंदिर बनाया था जिसे तेन काशी के नाम से जानते हैं। तो अपने मार्ग के अभियान में चेर, चोल, पल्लव, चालुक्य और विजयनगर काल के सभ्यतागत संबंधों को इसमें दर्शाया जाएगा। तो एक मतलब कह सकते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जैसा ही है कि जहाँ पर अगस्त ने यात्रा की थी उन स्थलों को रेखांकित किया जाएगा। ठीक है। जहाँ पर वीर पांड्यन ने यात्रा की थी उन स्थलों को रेखांकित किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत तेणकाशी से होगी, जो कि तमिलनाडु में एक स्थल है, और ये काशी यानी कि वाराणसी ये पहुँचेगा। ठीक है। दिसंबर तक ये पहुँचना था इसको, 2 दिसंबर से शुरू होकर ये 10 दिसंबर तक चला था। यानी तेणकाशी तमिलनाडु से काशी यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये आया था। ठीक है, ये अभियान। तो इसके तहत जो है ये बताया गया है कि कौन-कौन से हमारे कल्चरल यूनिटी के स्थल रहे हैं। अगस्त ने जो यात्रा की, वीर पांडियन ने जो यात्रा की थी, बीच-बीच में जो मंदिर बनवाए उनको हाइलाइट किया गया है। तो तमिलनाडु और काशी के बीच जो विचार, संस्कृति है, आध्यात्मिक शिक्षा के गहरे ऐतिहासिक जो संबंध है, उनको रेखांकित इसमें किया जाता है। काशी तमिल संगमम की थीम ही यही है कि काशी की संस्कृति को तमिल की संस्कृति से जोड़ना है। ठीक है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान ये आरबीआई ने जारी किया था। प्रयागराज से इसको जारी किया था। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी बैंक्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा कि जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, जो डोरमेंट बैंक अकाउंट्स में जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, अगर उसको बैंक्स क्लियर कराते तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ये यहाँ पे थीम थी। ये प्रयागराज से शुरू किया गया था, बस ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान ये आरबीआई ने प्रयागराज से शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की योजनाओं में तो विपणन विकास सहायता योजना एमडीए स्कीम ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये बेसिकली सर्विस एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो राज्य के सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई है। जो सेवा निर्यातक हैं उनको सशक्त बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऐसी पहली अपनी तरीके की योजना है कि अगर जैसे यहाँ के स्टेट के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं विदेश में जा कर के किसी जो है ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना जो है प्रदर्शनी स्टॉल वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उनके खर्च को उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडाइज करेगी, उनका खर्च वहन करेगी। ठीक है। इसमें किनको जो है बेनिफिशियरी बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो से रजिस्टर्ड जो सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत यूनिट्स जो हैं उन्हें सपोर्ट मिलेगा। भारत सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड जो 12 जो है फील्ड हैं, 12 फील्ड से जुड़े जो सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं उनको लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। ये यहाँ पे है। तो ऐसे सर्विस एक्सपोर्टर्स को अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो बाहर जा कर के अपनी सर्विस को जो है प्रचार कर पाएँगे, और प्रचार कर पाएँगे तो एक्सपोर्ट कर पाएँगे, एक्सपोर्ट कर पाएँगे तो मतलब उत्तर प्रदेश से सर्विस एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। ये है कुल मिला कर के। आगे है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक, जो घरौनी कानून बनाया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वामित्व स्कीम से भी जुड़ा हुआ है। आगे आने वाली उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। इसको तो पहले आप स्टार मार्क करिए क्योंकि ये स्वामित्व स्कीम से जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं। तो स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से जो ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के जो स्वामित्व अभिलेख तैयार किए गए थे, जिसको घरौनी कहा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ घरौनी। तो घरौनी और कुछ नहीं, वही प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे स्वामित्व स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। ओनरशिप रिकॉर्ड जो बने थे इनको प्रॉपर्टी कार्ड्स कहा गया था।
तो स्वामित्व स्कीम मोटे तौर पर क्या है? जैसे हमने आपको पहले बताया कि स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत बाकायदा ड्रोन से जीआईएस सर्वे कराया जाता है और बाकायदा जो है एक सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग होती है विलेजेस की। विलेजेस के जो एक-एक छोटे से छोटे जो घर बने हुए हैं, उनका एक नक्शा बनाया जाता है कि ये घर आपका है, ये घर आपका है, उसकी चौहद्दी इतनी है और बाकायदा उससे प्रॉपर्टी कार्ड एक निकाला जाता है और ओनर को दिया जाता है, जो बाकायदा उसकी ओनरशिप को स्पष्ट करता है। शहरों में तो बाकायदा रजिस्टर्ड डीड्स प्रॉपर्टी वगैरह होती है क्योंकि शहरों में प्रॉपर्टी महँगी होती है। गाँव में ज़्यादा मकानों की वैल्यू नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपको पता है, गाँव के मकानों की वैल्यू इसीलिए कम है क्योंकि उनकी जो मतलब कह सकते हैं रिकॉर्ड है वो बहुत कम डिफाइंड है जगह-जगह पर। बुलेख वगैरह में जो है नहीं ज़्यादा उनको लीगल बैकिंग मिली थी। लेकिन अब चूँकि स्वामित्व स्कीम से बाकायदा ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड बने, प्रॉपर्टी कार्ड बने, सबको दिए गए, उसमें बाकायदा ओनर का नाम रहता है, प्लॉट की डिटेल होती है कि आपका जो प्लॉट है मतलब जिसमें आपके गाँव में घर बना हुआ है, उसका प्लॉट का एरिया वगैरह कैसा है, चौहद्दी कितनी कैसे क्या है, आपके बगल में क किसका घर है और एक आउटलाइन मैप भी बना रहता है। तो इससे जैसे शहरों में जो मकान होते हैं वैसा जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है उससे मिलता-जुलता ही रिकॉर्ड बाकायदा स्पष्ट बना देते हैं और अगर आप जो है अपने प्रॉपर्टी कार्ड के क्यूआर को स्कैन करेंगे तो बाकायदा सैटेलाइट इमेज भी देख सकते हैं। और इतना स्पष्ट रिकॉर्ड बना दिया लेकिन अब इसको लीगल बैकिंग भी चाहिए थी। तो लीगल बैकिंग के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घरौनी कानून ये पास किया है। विंटर सेशन में 23 दिसंबर 2025 को विधानसभा में ये विधेयक पास हुआ है, ये डेट ध्यान रखिएगा। और अधिसूचना जारी होने पर गाँव में घर बनाने के लिए बैंकों से लोन मिल सकेगा। पहले गाँव में घर बनाने के लिए जनरली लोन लोन नहीं मिलता था, खेतों पर तो मिल जाता था क्योंकि उनकी वैल्यू होती थी। लेकिन गाँव के घरों की वैल्यू ज़्यादा नहीं बैंक निकालते थे, उनका मानना था कि भाई स्पष्ट डॉक्यूमेंट ही नहीं है। लेकिन अब स्वामित्व स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से स्पष्ट प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए लोगों को और इनको लीगल बैकिंग भी दे दी गई है। मतलब इनको उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता भी मिली है। तो अब बैंक लोन ले सकते हैं या फिर कहीं पर भी इनको गिरवी रख सकते हैं। एक ज़मीन के एक प्रॉपर कार्ड्स जो हैं, एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ओनरशिप राइट्स इनको विलेजेस को मिल गए हैं स्वामित्व स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, तो यही है घरौनी। तो घरौनी में आपसे पूछें कि व्हाट इज़ घरौनी? तो स्वामित्व के तहत जो प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए थे वही घरौनी है। अब उनको उत्तर प्रदेश के इस कह सकते हैं घरौनी कानून से लीगल बैकिंग भी मिल गई है। जैसे खेतों के रिकॉर्ड्स की लीगल बैकिंग होती है वैसे ही अब घरों के जो लैंड रिकॉर्ड्स की उसकी भी लीगल बैकिंग ये तैयार कर दी गई है घरौनी के तहत। ये है कुल मिलाकर के। तो गाँव में रहने वाले घरों के लोगों को ओनरशिप राइट उनके मिल गए हैं। घरौनी जो है लगातार अपडेट होने वाला डॉक्यूमेंट रहेगा, इसमें कोई एरर वगैरह भी आप अपडेट करा सकते हैं, ठीक है? उसमें मोबाइल नंबर भी आपका दर्ज रहेगा, आप सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इसको शेयर भी कर सकते हैं इधर-उधर, ठीक है? फ़ोन नंबर, एड्रेस सब आपका इसमें दिया रहेगा। तो इससे क्या रहेगा कि एक तो लीगल बैकिंग है, आप लोन वगैरह ले सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बन गई, आप खरीद-बेच भी सकते हैं गाँव का घर। पहले गाँव का घर खरीदने-बेचने में बड़ी दिक्कत आया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो स्वामित्व स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं लगातार आपको बताता हुआ चल रहा हूँ और इसके पीछे का जो है मतलब बैकग्राउंड जो है स्वामित्व स्कीम का ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में ये 1 लाख प्लस गाँवों का जो है ये नोटिफ़िकेशन हो चुका है, मतलब इनका सर्वे हो चुका है, 90,000 से ज़्यादा का पूरा कंप्लीट भी हो चुका है, प्रॉपर्टी कार्ड्स भी उनके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 90,000 प्लस विलेजेस में। 90,500 कुछ नंबर है जिनमें प्रॉपर्टी कार्ड्स बाकायदा जो है इशू हो चुके हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टी कार्ड्स को इस विधेयक से लीगल बैकिंग मिल जाएगी। बीपीएससी की परीक्षा में सवाल आया था स्वामित्व स्कीम से, इसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो स्वामित्व स्कीम एक खान मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो है लेकिन ये खान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं काम करती, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत ये स्कीम है स्वामित्व की ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं है, ये कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप। अगला है कि दिस स्कीम सीक्स टू क्रिएट ए जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक CORS नेटवर्क टू बेंचमार्क द लोकेशन एंड प्रोवाइड्स 5 सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी। 5 सेंटीमीटर तक के लेवल की एक्यूरेसी यहाँ पे अचीव की गई है। मतलब जहाँ तक आपका घर बना है उसकी चौहद्दी मतलब 5 सेंटीमीटर के एरर तक पूरी डिफाइन कर दी गई है इसके तहत। CORS यूज़ करती है। CORS का मतलब है यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रिसोर्स सिस्टम। कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रिसोर्स सिस्टम है, यहाँ पर फुल फॉर्म में गलत दिया हुआ है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इसका मतलब नहीं है। कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रिसोर्स सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और ये रिफॉर्मेटिव स्टेप है जिससे क्लियर ओनरशिप जो है रूरल इनहैबिटेड आबादी मतलब ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की क्लियर ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो है डिफाइन की जा सकेगी। एक बाकायदा घरौनी रजिस्टर भी इसमें बनेगा जो पंचायत के पास उपलब्ध होगा। तो घरौनी रजिस्टर
के माध्यम से पंचायतें कुछ कर भी वसूल सकती हैं। जैसे गाँव के घरों से कोई कर वसूलना जनरली नहीं पॉसिबल होता था, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई कर देने को तैयार ही नहीं होता था। लेकिन अब घरौनी रजिस्टर बन गया है, तो जिनके जिनके घर बने हुए गाँव में, उनसे पंचायत ये कुछ कर भी वसूल सकती है, जो उसका जिसका पैसा जो है डेवलपमेंट के काम में आएगा। ठीक है, तो जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैंड पार्सल्स की मैपिंग करके हर घर को एक प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पे दिया जा सकता है, जो दिया गया है ये सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 एंड 3 यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी 2 और 4 सही है। ये है। आप इसकी लॉन्च डेट जो है ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए जल्दी से। लॉन्च डेट एग्जाम में पूछी गई थी, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में। बताइए कमेंट करके कि स्वामित्व स्कीम की लॉन्च डेट क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का और मेंस का कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लगातार रनिंग है। आप इसमें ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमारा कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल अवेलेबल रहता है। साथ ही आप जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं प्रीलिम्स में। मेंस की परीक्षा के लिए लगातार तैयारी हमारी चलती रहती है। जीएस के सभी 6 पेपर्स के लिए, जीएस 1 से लेकर 6 तक के लिए कंप्लीटली अपडेटेड मटेरियल जो है करंट अफेयर के साथ अवेलेबल रहता है। आंसर राइटिंग के बैचेस हमारे चल रहे हैं हिंदी के लिए और जीएस के पेपर्स के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप पेड ग्रुप में एडमिशन लेने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश बिजली बिल राहत योजना 2026 से आई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलीफ स्कीम, आपने अपने आसपास के सब स्टेशंस में देखा भी होगा, कैंप वगैरह लगे हुए हैं। तो जितने भी बिजली बिल के उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका बिल बकाया है काफ़ी लंबे समय से और जिसमें ब्याज और लेट फीस जोड़ दी है यूपीपीसीएल ने, ठीक है, उस पर 100% की छूट के साथ आप मूलधन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणों में अपना जो है 25, 20 और 15% की छूट के साथ अपना बकाया बिल जमा कर सकते हैं। यानी कि जो लेट फीस लगाई थी वो तो पूरी माफ़ कर दे रहे हैं, जो मूलधन है जो बाकी है उस पर 25, 20 और 15% तक की छूट आप पा सकते हैं। ठीक है, लंबे समय से जो लोग बिजली बिल नहीं जमा कर रहे थे किस्कों में, वो अपना बिल जो है ये जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये है इसमें। इसमें कहा गया है कि जो छोटे उपभोक्ता हैं जिनका बिल या तो गलत बन गया था या फिर किसी भी कारण से वो अपना बिल नहीं भुगतान कर रहे थे, जो चोरी की बिजली वगैरह यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जिन पर कार्रवाई की गई थी, वो सभी लोग अपने बिल वगैरह जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 2000 रुपये की पंजीकरण राशि देनी होगी या फिर बकाया बिल का जो भी 10% बन रहा है जो अधिक हो, उसको जमा करके आप जो है इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बिजली बिल निर्धारण पर 50% तक की छूट जो है ये दी जा रही है। तो बिलों को संशोधित यहाँ पे किया जा रहा है, जो भी मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका बिल बढ़ करके आ गया, ठीक है, आपका बिल बढ़ करके आ गया, आपने उसको जमा ही नहीं किया, फिर उस पर जो है ब्याज लगाती जा रही है जो है बिजली कंपनी। तो ऐसे सभी बिल को क्लियर करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना लाई है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। तीसरा संसद खेल महाकुंभ भी कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आगरा में। आगरा में डॉक्टर ये उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने आगरा में संसद खेल महाकुंभ में अतिथि के तौर पर भाग लिया था, चीफ गेस्ट के तौर पर। फिर दूसरा है स्पोर्ट्स करंट अफेयर, ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राइज बनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जो है गोरखपुर में। गोरखपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा, और योगी आदित्यनाथ जी ने पुरस्कार वितरण इसमें किया था। आगे बढ़ जाते हैं, समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। काशी तमिल संगमम, जैसे हमने आपको बताया काशी तमिल संगमम लगातार चल रहा है, अभी चौथा वर्जन हुआ है, ये वाराणसी में हुआ है। ठीक है, वाराणसी ध्यान रखना है। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से किया, याद रखना है। काशी तमिल संगमम का सबसे पहला एडिशन ये कब हुआ था, याद रख सकते हैं। सबसे पहला संस्करण प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 2022 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के तहत ये आगे बढ़ रहा है लगातार। काशी तमिल संगमम चौथे संस्करण में बेसिकली क्या करने वाले हैं, जैसे थर्ड जो संस्करण है उसकी थीम क्या थी, लिगेसी ऑफ ऋषि अगस्त्य। इस बार है तमिल कड़कम। तमिल कड़कम का मतलब है तमिल सीखो, आओ तमिल सीखें, लेट्स लर्न तमिल, इसका मतलब है तमिल भाषा में तमिल कड़कम। तो वाराणसी के स्कूलों में तमिल पढ़ाया जाएगा, बेसिक तमिल यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, बोलचाल की भाषा की तमिल। और तमिल करपोम यानी कि काशी क्षेत्र के 300 छात्रों के लिए तमिल सीखने के लिए स्टडी टूर कराया जाएगा तमिलनाडु की तरफ। ऋषि अगस्त्य वाहन, जैसे हमने अभी बताया, तेन काशी से काशी तक सभ्यतागत मार्ग का पता लगाना, ये एक इसमें इनिशिएटिव शामिल है। तमिलनाडु के 14 से अधिक जो रिप्रेजेंटेटिव जो है काशी में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ये प्रतिनिधि 7 बड़ी श्रेणियों से संबंधित हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स, कृषि और उससे जुड़े लोग हैं, कारीगर हैं, महिलाएं हैं, आध्यात्मिक विद्वान हैं, यहाँ पर काशी का दौरा करेंगे, तमिलनाडु से आएंगे। पिछले संस्करणों में वाराणसी से लोग यहाँ पे तमिलनाडु गए थे, चेन्नई, और इस बार तमिलनाडु से यहाँ पे लोग आएंगे। तो 50 तमिल शिक्षक करीब 13 दिन तक बेसिक तमिल यहाँ पे सिखाएंगे
वाराणसी के 50 विद्यालयों में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का ये लक्ष्य है कि नॉर्थ साउथ को एक तरीके से हम कल्चरली लिंक करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के 300 विद्यार्थियों को गहन तमिल शिक्षा के लिए जो है भ्रमण के लिए तमिलनाडु भेजा जाएगा। इसमें चयनित छात्रों को तमिलनाडु सरकार के खर्च पर भेजा जाएगा, जिससे वो जो है तमिल शिक्षा का, सांस्कृतिक मूल्यों का गहन अध्ययन कर सके। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के इनिशिएटिव के तहत ये जो है जारी किया गया इनिशिएटिव है, लगातार चौथे एडिशन में है। काशी तमिल संगमम, इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसमें एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नेटवर्क योजना समूह की 104वीं बैठक हुई थी, और इसमें नागदा मथुरा, इसमें जो है नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन, और गाजियाबाद न्यू सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये जो मतलब 8 परियोजनाएं अप्रूव हुई है, तो इसमें कुछ परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की भी शामिल हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन सोसाइटी फॉर नेफ्रोलॉजी का 54वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ये संजय गांधी पीजीआई में, और इसमें प्रोफेसर अमित गुप्ता को ISN पॉइनियर पुरस्कार जो है योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिस मंथन कार्यक्रम ये लखनऊ में हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सहभाग करने के साथ ही कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों जवानों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर एक यक्ष ऐप लॉन्च किया है। यक्ष ऐप AI और बिग डेटा एनालिसिस के माध्यम से बीट बुक का डिजिटल स्वरूप ये जारी किया गया है। जैसे बीट के बारे में जैसे कुछ लोग नहीं जानते, मैं बता दूं आपको। जैसे आपके एरिया के जो पुलिस स्टेशन है ना, तो पुलिस स्टेशन एक छोटे से एरिया को कवर करता है। पुलिस स्टेशन के भी एक सब यूनिट्स होते हैं, उसको बीट कहा जाता है। पुलिस स्टेशन एक बड़ा एरिया कवर करता है, उसको कुछ छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाता है, जिसको बोल देते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं? बीट्स। तो एक पुलिस स्टेशन के 5-6 या 2-4 जितने भी एरिया के हिसाब से बीट्स होते हैं, और हर बीट का एक बीट पुलिस अधिकारी होता है, कांस्टेबल लेवल का जो ऑफिसर होता है, अपनी बीट को देखता है। तो बीट बुक एक बाकायदा मेंटेन की जाती है पुलिस स्टेशन पर। तो ऐसी बीट बुक को डिजिटाइज करने के उद्देश्य से यक्ष ऐप जो है जारी किया गया है। ठीक है, जिससे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और प्रॉपर सर्विलांस रह सके। तो बीट बुक का एक डिजिटल संस्करण जारी किया गया जिसका नाम है यक्ष ऐप। ठीक है, आगे जो कांस्टेबल की, होमगार्ड की, और जो है यूपीएसआई के जैसे पेपर्स होने हैं, तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई यक्ष ऐप किसको मेंटेन करेगा? बीट्स को। पुलिस थाने की जो बीट होती है, बीट बुक होती है, उसका एक डिजिटल वर्जन है यक्ष। आगे बढ़ते हैं। युवा सहकार सम्मेलन और कोऑपरेटिव एक्सपो, इसका शुभारंभ किया गया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ से। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए लोन पर 6% ब्याज दर की घोषणा भी की थी। लोन पर 6% ब्याज की घोषणा की, जो अभी 11.5% है। आगे बढ़ेंगे। खेती की बात, खेत पर कार्यक्रम ये दौलतपुर बाराबंकी में आयोजित किया गया था। प्रगतिशील किसान सम्मेलन और खेती की बात, खेत पर कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रबी सत्र की किसान पाठशाला 8.0 का शुभारंभ किया। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये CMS स्कूल में हुआ था, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में। ठीक है, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखिएगा, CMS लखनऊ। उत्तराखंड महोत्सव ये लखनऊ में हुआ था। उत्तराखंड दर्पण स्मारिका और उत्तराखंड महोत्सव कैलेंडर का विमोचन यहाँ पे किया गया था। उत्तराखंड महापरिषद के तत्वाधान में ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। उत्तराखंड महोत्सव ध्यान रखिएगा, लखनऊ में हुआ था। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जनजातीय भागीदारी उत्सव ये लखनऊ में हुआ था। इसमें 22 राज्यों के जनजातीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पे किया था। आगे बढ़ते हैं। पंच कल्याणक महा उत्सव या महोत्सव, पंच कल्याणक महा महोत्सव ये तरुण सागरम तीर्थ मुरादनगर गाजियाबाद में हुआ था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने भगवान पारसनाथ जी की भव्य मूर्ति और 100 दिनों तक जो है 100 दिनों में निर्मित गुफा मंदिर का लोकार्पण भी किया था। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय संबंधी एक सर्वेक्षण हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने किया था कि शहरी क्षेत्रों में और जो है रूरल एरियाज में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना है, यानी कि कंजम्पशन पर कितना एक्सपेंडिचर प्रति व्यक्ति होता है उत्तर प्रदेश में। तो शहरी क्षेत्रों में आंका गया है मतलब 4418 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्रों में 3246 रुपये है। दोनों में वृद्धि देखी गई कि जो पर कैपिटा जो पर्सनल एक्सपेंडिचर लोग करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली जो करते हैं,
मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो बढ़ रहा है लगातार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक व्यय देखा गया था, जो राज्य में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को रेखांकित करता है। ये हमेशा होता है कि वेस्ट यूपी ज़्यादा डेवलप्ड है, वेस्ट यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन भी पहले आया था, ईस्ट वाले में बाद में आया था, तो वेस्ट यूपी के जिले थोड़ा ज़्यादा ही जो है मंथली खर्चा करते हैं, उपभोग में व्यय ज़्यादा करते हैं। अगर हम वैसे देखें तो शीर्ष व्यय क्षेत्र कौन-सा रहा था? वेस्ट यूपी के ही क्षेत्र रहे थे, जैसे गौतम बुद्ध नगर। औसत प्रति व्यक्ति उपभोग यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, सामान्य औसत से। ग्रेटर नोएडा और नोएडा के क्षेत्र इसमें शामिल हैं। न्यूनतम व्यय क्षेत्र बलिया का क्षेत्र करता है, सोनभद्र का क्षेत्र करता है, और आकांक्षी जिलों में जो है 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश से हैं, उसमें सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पे होता है? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में, ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसमें फे हैरियट मॉडल का यूज़ किया गया था, ये मंथली जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के एस्टिमेशन में, फे हैरियट मॉडल। नवंबर माह 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करेंगे। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले सबसे ओल्डेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। इन गिवन नंबर्स के व्हाट्सएप मैसेज में जा करके आप जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में डिटेल ले सकते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए चल रहा है, और यूपीपीएससी मेंस के लिए भी हमारा पेड बैच चल रहा है। आप इसको लेकर के मेंस की तैयारी, लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकते हैं। समान हिंदी का हमारा पेड बैच चल रहा है। आंसर राइटिंग गाइडेंस के ग्रुप्स हमारे रनिंग होते हैं, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीएस के सभी पेपर्स के लिए स्टडी मटेरियल का और गाइडेंस बैच यहाँ पर रनिंग है। आप इन गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर माह के करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश से कोई भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट नहीं है और कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। हम यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से शुरू कर रहे हैं। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और जो है ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको स्टार मार्क करिए। तो जल पुरस्कार में यहाँ पर जिलेवार और राज्यवार और जोन वार रैंकिंग होती है। तो अगर हम जो है जिलेवार रैंकिंग को अगर देखें, तो उत्तरी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का जिला यहाँ पर टॉप पर आया है, तो ये जरूरी है ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है, उत्तरी क्षेत्र से यहाँ पर प्रथम पर आया है जिलों की कैटेगरी में। और खरगोन जो मध्य प्रदेश का जिला है, ये भी प्रथम पर था, तो संयुक्त रूप से 2 जिले यहाँ पर प्रथम थे। पश्चिमी क्षेत्र से खरगोन और उत्तरी क्षेत्र से मिर्जापुर। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वाली कैटेगरी में नबादिंगता औद्योगिक टाउनशिप और आगरा। तो नबादिंगता औद्योगिक टाउनशिप ये पश्चिम बंगाल से टॉप पर था। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर जो है यूएलबी कैटेगरी में टॉप पर था, ठीक है। और तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से विजेता ये दोनों रहे थे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में? उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश, नॉर्थन रीजन में नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर, और थर्ड पर अर्बन लोकल बॉडीज में पश्चिम बंगाल की एक टाउनशिप के साथ थर्ड पर आगरा, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे ओबिचरी सेक्शन में दया प्रकाश सिन्हा, सीनियर प्लेराइट एंड फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, ये नहीं रहे। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। प्रसिद्ध नाटकों में सम्राट अशोक, सीढ़ियां, कथा एक कंस की। सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 2021 में, और पद्मश्री इनको मिला 2020 में। और 1986 से 1988 तक ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनका जन्म स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का कासगंज डिस्ट्रिक्ट, कासगंज। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में तो गोमती पुनर्जीवन मिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है गोमती को पुनर्जीवित करना। गोमती नदी जो है इसको कह सकते हैं पॉल्यूशन फ्री बनाना, इसको रिजुवनेट करना कुल मिलाकर लक्ष्य है। और इसके तहत ये क्या क्या करेंगे? जिन नालों को असंसाधित सीवेज के रूप में गिराया जा रहा है उसको रोकेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, और वाटर को ट्रीट करेंगे। जो वेस्ट वाटर इसमें डाला जाता है उसको इंटरसेप्ट करके ट्रीट किया जाएगा। मिशन एम्स टू इंटरसेप्ट 95% ऑफ द सीवेज डिस्चार्ज इनटू द रिवर फ्रॉम अर्बन एरियाज एंड रिवाइव रिवर्स नेचुरल फ्लो। और इसका मिशन है पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरे गोमती नदी बेसिन को कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यमुना क्षेत्र पेयजल योजना, यमुना रीजन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, या आगरा नगर निगम ने यमुना क्षेत्र पेयजल परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य आगरा में जल संकट वाले क्षेत्रों में स्वच्छ और उपचारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में विश्व मुक्केबाजी कप, इसका आयोजन नोएडा में किया गया था, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, तो ये जरूरी है। हेल्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड बॉक्सिंग इन पार्टनरशिप विद बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। Indian boxers had won 20 medals in this competition, including 9 gold, 6 silver, and 5 bronze medal.
इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया था टोटल 37 मेडल के साथ। तो इसमें 13 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल थे पूरी बॉक्सिंग सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट ट्रेंट पेगिंग चैंपियनशिप गाजियाबाद में ये हुआ था और जमशेदपुर राइडर्स ने स्वर्ण पदक जीता था। चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश घुड़सवारी संघ द्वारा किया गया था। ये हुआ था गाजियाबाद में जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप। समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी नोएडा में। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की अध्यक्षता में यमुना भवन नोएडा में ये यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक हुई थी। ऊपरी बेसिन के प्रमुख राज्य जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जिनसे यमुना बहती है। तो ये मतलब ये यमुना के ऊपरी बेसिन वाले राज्य हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? टोन्स जो है सबसे लंबी नदी है यमुना की, हिंडन है, चंबल है, बेतवा है, उकेन है। आगे मेला महोत्सव में दिव्य कला मेला, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। इसका आयोजन हुआ था 15 से 23 नवंबर को। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था दिव्य कला मेला। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकेशंस पर होते रहते हैं, लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश में रहता है तभी हम इसको ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। नोडल एजेंसी क्या है? नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनडीएफडीसी। आगे डिफेंस सेक्शन में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र में निर्मित मिसाइलों की पहली जो कह सकते हैं खेप है, उसको हरी झंडी दिखाई गई। जो फर्स्ट बैच ऑफ मिसाइल्स तैयार किया गया है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश सीएम और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी को वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इन्हीं दोनों ने, मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 11 मई 2025 को। तो इस फैसिलिटी से करीब 6 महीने बाद फर्स्ट बैच ऑफ मिसाइल से तैयार हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। रैंक्स रिपोर्ट्स में बेसिक लाइव स्टॉक स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं। लेटेस्ट आंकड़े लाइव स्टॉक के बारे में आ गए हैं। तो दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य अभी भी उत्तर प्रदेश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट पर है, सेकंड पर राजस्थान है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार थर्ड पर मध्य प्रदेश है और फोर्थ पर गुजरात है दुग्ध के उत्पादन के मामले में। और मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल यहाँ पर टॉप पर है, उत्तर प्रदेश अब सेकंड पर आ गया है, महाराष्ट्र थर्ड पर है। तो मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर, सेकंड पर अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र थर्ड पर। टॉप 3 यहाँ पर याद रखना काफी होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य खनन तत्परता सूचकांक, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक नया इंडेक्स जारी किया है। इसमें श्रेणीवार रैंकिंग दी जाती है राज्यों को कि कौन कौन से मिनरल रिच स्टेट्स हैं, कौन कौन से मॉडरेटली इंडोर्ड स्टेट्स हैं मिनरल्स के मामले में, कहाँ पर मिनरल इंडोरमेंट कम है। तो उसके हिसाब से टॉप 3 की रैंकिंग बनाई गई है। टॉप 3 की रैंकिंग बनाई गई, सभी को रैंक नहीं दिया गया और इसमें कोई स्कोर वगैरह नहीं है। तो माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में कैटेगरी बी में रखा गया है उत्तर प्रदेश को। मध्यम रूप से खनिज संपन्न राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसको श्रेणी बी में रखा गया है और सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने ही वाला है। अगले 6 महीने में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिए। और उसके अलावा टॉप पर कौन है ये भी देख सकते हैं। जैसे पंजाब यहाँ पर टॉप पर है। निम्न खनिज संपदा वाले राज्यों में पंजाब टॉप पर है, सेकंड पर उत्तराखंड है, थर्ड पर त्रिपुरा। और खनिज समृद्ध राज्यों में टॉप पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पर गुजरात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश श्रेणी बी में गोवा के बाद सेकंड पर है, गोवा के बाद सेकंड पर है। आगे राज्य राजस्व जो रिपोर्ट आई थी सीएजी के द्वारा कि 16 राज्यों ने रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है। तो 2023 में 28 में से 16 राज्यों में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया, बाकी में राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। जैसे बिहार में राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश टॉप पर था राजस्व अधिशेष के मामले में, सेकंड पर गुजरात, थर्ड पर उड़ीसा, फिर 8th पर उत्तराखंड और 9th पर मध्य प्रदेश। तो शीर्ष 3 राज्यों में टॉप पर था उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष के मामले में, यानी कि फिजिकल कंडीशन उत्तर प्रदेश में अच्छी है। इसको आप आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं चाहे तो सीएजी की रिपोर्ट को। टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सरप्लस, उत्तर प्रदेश में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया है, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस। आगे भारत में हाथियों की स्थिति पर जो रिपोर्ट बनाई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। तो इसके तहत एक साइंटिफिक गणना की गई है हाथियों की, और इसमें बताया गया है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं, फिर असम में, तमिलनाडु में, फिर केरल। तो हाथियों की संख्या के मामले में फर्स्ट पर कर्नाटक, सेकंड पर असम है, थर्ड पर तमिलनाडु है, फोर्थ पर केरल है, उत्तराखंड फिफ्थ पर है। उत्तर प्रदेश में कितने हाथी बताए गए हैं? 257। उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या बताई गई है 257।
257